मैं विनय सत्यम। आज 10 अक्टूबर जो ताइवान का नेशनल डे है, हम पूरे भारतवर्ष के तरफ से, भारतवर्ष की जनता की तरफ से ताइवान को इसकी बहुत बधाई देते हैं। और क्योंकि अगर आज 10 अक्टूबर समझिए कि अगर ताइवान टोटल आजाद हो जाता है, उसके चंगुल से पूरी तरह मुक्त हो जाता है चाइना से, तो एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी विजय है। जो चीन, अब हम लोग समझिए उसके विवाद का कारण क्या है। जो चीन का जो आधिकारिक नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ऐसे हम देखें तो 1950 से ही जो ताइवान है वो स्वतंत्र रहा है। उस पर किसी का समझ लीजिए कि चाइना का कोई अप्रत्यक्ष रूप से मानता है, लेकिन वो स्वतंत्र है। लेकिन चीन इसको, ताइवान को अपना एक राज्य मानता है। ये समझ लीजिए कि वो विद्रोही राज्य मानता है। और चीन और ताइवान एक दूसरे को मान्यता नहीं देते हैं। सभी मानते हैं कि मैं ही उसका मुख्य हूं। चाइना मानता है कि ताइवान मेरा पार्ट है, और ताइवान मानता है कि मैं ही चीन हूं और जो मेन आज जो चीन है वो हमारा पार्ट है। और दोनों जो शीर्ष वहां की सत्ता है वो पूरे चाइना का अपना एक मुखिया मानते हैं कि मैं ही एक आधिकारिक रूप से मुखिया मैं ही हूं। चीन का ये एक मांग है कि हम चाइना और ताइवान एक राष्ट्र दो व्यवस्था के रूप में रहें, लेकिन ताइवान का है कि नहीं, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और एक हमारा एक अलग राज्य है जो हम लोकतंत्र के रूप में के साथ इसका निर्वहन करेंगे। अब हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में समझ लें कि 1624 से लेकर 1661 तक जो चाइना था वो एक, जो आज वर्तमान में नीदरलैंड है, उसका एक उपनिवेश था। और 17वीं शताब्दी में जो आया तो चीन में मिंग वंश का पतन हो गया, और जो उसके बाद चिंग वंश का वहां पे उसके बाद से स्थापना हुआ। और 1683 से 1895 तक उसके मुख्य भूमि पर ताइवान का ही शासन रहा। और चीन में जो 1644 में चीन वंश की स्थापना हुई, सत्ता की स्थापना हुई, तो चीन वंश ने ही पूरे चीन को एकीकरण किया, उसका सभी को एकत्र किया और सबको एक राज्य बनाया। और 1895 में चीन ने ताइवान को जापान साम्राज्य को सौंप दिया। मतलब 1895 के पहले जो चाइना था वो ताइवान था, वो चाइना का ही पार्ट था। लेकिन 1895 में चिंग शासक ने, चिंग वंश ने पूरे ताइवान को एक आधिकारिक रूप से जापान को सौंप दिया था। लेकिन 1911 एक बहुत बड़ी क्रांति हुई चिन्हाई, जो चाइना में हुई थी, जिसके कारण वहां पे चिंग वंश को वहां से हटना पड़ा। इस क्रांति के कारण चिंग वंश का वहां से पतन हो गया। और उसके बाद चीन में कामिंगतांग की सरकार की स्थापना हुई। चिंग वंश का राज का जितना इलाका था वो कामिंगतांग के सरकार में मिल गए, सारे इलाके उस सरकार में मिल गए। और जो कामिंगतांग सरकार ने चीन का आधिकारिक नाम दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये नाम उसी का दिया हुआ है। जो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो आज ताइवान को कहते हैं, वो पूरे चाइना को ये नाम दिया था कामिंगतांग ने। लेकिन मेन विवाद तब शुरू हुआ जब 1949 में जब चाइना में गृह युद्ध शुरू हो गया, जो माओत्से
तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी सरकार को, जो कुओमिंतांग पार्टी को, हरा दिया। उसके बाद से क्या हुआ, उस समय जो चाइना के कम्युनिस्ट सरकार के पास नौसेना बहुत ही कमजोर थी, मतलब एक नहीं थी, जिसके कारण वो ताइवान पे जाकर वो वहां पे ताइवान पर नियंत्रण नहीं कर पाए। और उस हार के बाद कुओमिंतांग की जो सरकार थी वो ताइवान में जाकर अपनी सरकार बना ली। इस बीच जो द्वितीय विश्व युद्ध चला और जिसमें जापान हार गया। अब यहां से एक सारे विवाद एक यू टर्न ले रहे हैं। अब वहां से जब जापान हार गया तो जापान ने और ताइवान के बीच में दो संधियां हुई, जो 1951 में सैन फ्रांसिस्को की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें जापान का ताइवान से आधिकारिक रूप से जो स्व अधिकार है वो वहीं से समाप्त हो गया। और उसके बाद 1992 में 1952 में ताइपे, मतलब जो चीन और जापान में जो संधि हुआ, कि संधि के जो उसके नियंत्रण के सारा कुछ रूपरेखा का जो बातचीत हुआ, जो संधि किया गया, उसमें ताइवान पे नियंत्रण का कोई जिक्र नहीं है कि वो किसके पास रहेगा। मतलब उस संधि में जो चीन और जापान के बीच में जो 1992 में जो संधि हुई थी, तो उस किसी भी संधि में ताइवान का कोई जिक्र नहीं था कि वो किसका ये पार्ट रहेगा। अब जो विवाद शुरू हो गया कि ताइवान किसको दिया जाए, लेकिन जो चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार है वो बोली कि जो विश्व युद्ध हमने जीता है तो इसलिए ताइवान पर मेरा अधिकार बनता है। लेकिन 1992 के बाद से चूंकि उस संधि में कोई जिक्र नहीं था, तो ताइवान एकदम स्वतंत्र हो गया। और उसके बाद उस समय तक कोई चीनी नौसेना का कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, मतलब नहीं के बराबर थी, तो इसलिए वो उस पर अधिकार भी नहीं हो पाया और वहां की सरकार अपने एक लोकतांत्रिक रूप से वहां से चलना शुरू कर दी। और उसके बाद जो चीन कहता है कि हमारा ताइवान पार्ट है, लेकिन जो कुओमिंतांग ने, अच्छा चाइना का भी 1950 तक वहां का उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना ही कहा जाता था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब कुओमिंतांग ने ताइवान जो सरकार थी उसने कहा कि हम ही जो चीन के आधिकारिक रूप से वहां के शासक हैं। उसके बाद पूरी स्थितियां 1970 के बाद से सब चेंज होने लगा, क्योंकि उसके पहले जो अमेरिका था वो ताइवान का ही समर्थन करता था और ताइवान का यूनाइटेड नेशन में और काउंसिल में ताइवान का एक प्रतिनिधि था, उसका एक पार्ट था। लेकिन 1971 में जब शीत युद्ध समाप्त होने लगा तो 1971 में स्थितियां सारी बदलने लगी और अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं वो रिचर्ड निक्सन ने उसने क्या किया कि ताइवान की जगह चीन को महत्व देने लगे। 1971 में के बाद से अमेरिका का पूरा झुकाव चाइना की तरफ होने लगा और क्योंकि जो उसके बाद अमेरिका था अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की तरफ ध्यान ज्यादा देने लगा। अब उस समय करीब चाइना का पॉपुलेशन 58 करोड़ था और ताइवान का 1 करोड़ के करीब था। चूंकि अमेरिका को एक मार्केट चाहिए था अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए, तो उसने उसका पूरा झुकाव उसके मार्केट को अपने तरफ
करने के लिए उसका पूरा झुकाव चाइना की तरफ हो गया। और 1979 आते आते जो ताइवान का यूनाइटेड नेशन इसके काउंसिल में जो मेंबरशिप था उसको वहां से समाप्त कर दिया गया। और अमेरिका चीन का जो एक राष्ट्र दो नीति, एक राष्ट्र दो प्रभाव वाला जो क्षेत्र था, उसको लागू कर दिया। यानी कि वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका मान्यता देने लगा और उस समय ताइवान को अप्रत्यक्ष रूप से चाइना का एक पार्ट मान लिया। इस तरह ये स्थिति जो ताइवान है इधर उधर घूमने लगा। लेकिन ऐसे देखा जाए तो ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है। फिर से अंत में पूरे ताइवान के सरकार और वहां के लोगों को हम सब की तरफ से एक बार वहां के नेशनल डे पे बहुत बहुत बधाई।